कक्षा 11 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, भूगोल के अध्याय का एक और वीडियो लेक्चर इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से संपन्न कराने की दृष्टि से मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, आपके भूगोल की पुस्तक का 6वां अध्याय मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रारंभ किया था। पाठ का नाम है भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। जो दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक पृथ्वी के अंदर से जिसको हम अंतर्जनित प्रक्रिया कहते हैं और दूसरी पृथ्वी के धरातल पर की प्रक्रिया जिसे हम बहिर्जनिक प्रक्रिया कहते हैं। इन दोनों को अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम तत्व हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग अंतर्जनित प्रक्रियाओं की बात करते हैं। ठीक है, अंतर्जनित प्रक्रिया। पाठ के पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इनकी परिभाषाएं दी थी। आप जानते हैं, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण होने वाली प्रक्रिया को हम अंतर्जनित प्रक्रिया कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को घटना देती है, यानी उसका जन्म देती है। यह आंतरिक ऊर्जा जो इन भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को जन्म देती हैं, उन घटनाओं को घटित करती हैं, ये आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भूगर्भ में जो ये आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 4 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला कारण है रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाएं। आप जानते हैं, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में तमाम रेडियोधर्मी तत्व सक्रिय होते हैं और जब ये आपस में क्रियाएं करते हैं तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आंतरिक ऊर्जा का पहला प्रमुख स्रोत है। दूसरी बात है पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब रोटेशन। आप जानते हैं, पृथ्वी अपनी कीली पर यानी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की जो ये गति है यानी रोटेशन है, इस कारण भी एक प्रकार की ऊर्जा पृथ्वी के गर्भ में पैदा होती है, जो इस अंतर्जनित प्रक्रियाओं को सक्रिय करती है। तीसरे कारण की हम बात करें अगर, तो वह है ज्वारीय घर्षण। ज्वार भाटा आप जानते हैं, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल ज्वार के रूप में ऊपर की तरफ चढ़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान तटीय क्षेत्रों में भीषण घर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। यह घर्षण भी एक आंतरिक ऊर्जा के पैदा होने का प्रमुख कारण होता है। और इसके बाद चौथा है पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊर्जा, ऊष्मा। पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा। पृथ्वी की उत्पत्ति आपने पढ़ा है पिछले अध्यायों में, और आप जान गए हैं कि जिस समय पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई तो उस प्रक्रिया में पृथ्वी एक जलती हुए पिंड के रूप में थी। इसमें भीषण ऊष्मा थी। ये ऊष्मा कहीं न कहीं आज भी विद्यमान है भूगर्भ में, और यह ऊष्मा भी इन आंतरिक प्रक्रियाओं, इन आंतरिक ऊर्जा को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह, यानी ऊष्मा का जो संचलन ऊपर की तरफ होता है पृथ्वी के अंदर से, उस पृथ्वी के अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह और भूतापीय प्रवणता से उत्पन्न ऊर्जा 2 कार्य करती है, यानी 2 सक्रिय क्रियाकलाप करती है। एक है पटल निरूपण, पटल विरूपण तथा ज्वालामुखीयता, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता। ये हम बारी बारी से अभी समझेंगे, लेकिन हमें यहाँ ये जान लेना चाहिए कि अंतर्जनित बलों को
या अंतर्जनित बल जो कार्य करते हैं उनके कार्य सब जगह समान नहीं है, यानी पूरी भूपरिपटि पर ये समान नहीं है। ये क्यों? तो मैं आपको इसका कारण बताना चाहूंगा कि भूपरिपटि का अगर हम अध्ययन करें या पूरे धरातल को देखें तो हम ये पाते हैं कि भूपरिपटि सभी जगह समान मोटाई वाली नहीं है, कहीं ये मोटी है और कहीं ये पतली है। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, उसकी दृढ़ता में भी अंतर है। दृढ़ता का मतलब होता है कहीं वो बहुत कठोर है और कहीं वो मुलायम है। तो इसका मतलब कि भूपरिपटि की मोटाई और दृढ़ता पृथ्वी पर सर्वत्र समान नहीं है। साथ ही साथ जो अंतर्जनित बल अंदर से कार्य कर रहे हैं उनकी क्रियाएं भी बराबर नहीं है, यानी हर जगह भूपटल पर उनकी क्रियाएं भी समान नहीं है। यही कारण है कि भूपरिपटि की सतह सब जगह समतल नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अंतर्जनित प्रक्रियाओं के अंतर्गत पहली महत्वपूर्ण घटना पटल विरूपण। ये क्या है बच्चों? धरातल यानी हमारी जो भूपरिपटि है इसको संचालित, इसको उत्पादित और इसको निर्मित करने वाली सभी प्रक्रियाओं को हम पटल विरूपण प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारे ऊपर का जो धरातल या भूपरिपटि है इसको संचालित यानी इस भूपरिपटि के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले संचालन हुआ, फिर ये अस्तित्व में आए, इनका उत्पादन हुआ यानी उत्पादित और निर्मित। ये जिन प्रक्रियाओं से ये सब घटनाएं हुई यानी भूपरिपटि का संचालन, उनका उत्पादन और निर्मित होना, उनका निर्माण होना, ये सब जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से संपन्न हुआ उसे हम पटल विरूपण कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य हैं जिन्हें हमको समझना चाहिए। पहला है बेहद तेज वलन की प्रक्रिया से पर्वत निर्माण। वलन की प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है। वलन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि एक तरीका का खिंचाव। जब दो चट्टानों का, दो शक्तियों का दबाव पड़ता है तो मोड़ आ जाता है। ये अपनति और अवनति का एक प्रक्रिया से एक भूस्वरूप बनता है जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों का भी निर्माण करता है। इसे हम पर्वत निर्माणकारी शक्ति भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बेहद तेज वलन की जब प्रक्रिया होती है तो उससे पर्वत का निर्माण होता है और पतली तथा लंबी पट्टियों को प्रेरित करने वाली यानी पतली और लंबी जो भू पट्टियां बन जाती हैं वो उसको प्रेरित करने वाली पर्वतनी प्रक्रिया। अब पर्वतनी क्या है आप समझ लीजिए। पर्वतनी का अर्थ है पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया, जो मैंने अभी पहले आपको बताया। पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को ही आपकी पुस्तक में पर्वतनी नाम दिया गया है। तो इसको जहां भी पर्वतनी शब्द आए आप समझ लीजिए वो प्रक्रिया जिसने पर्वतों का निर्माण किया है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पटल विरूपण में यह होती है कि भूतल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रिया। ध्यान से इसको भी समझ लीजिए। भूतल के बड़े बड़े भाग में उत्थान या पतन होता है। उत्थान का मतलब कोई चीजों का निर्माण या उभार, विकृति का मतलब होता है उसका टूट फूट या विखंडन। तो इसमें संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं वो पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। तीसरी बात है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। जब किसी छोटे से स्थानीय क्षेत्र में कोई भू संचलन होता है तो उससे भूकंप आता है। यह प्रक्रिया भी पटल विरूपणी के अंतर्गत है। और चौथी बात है पर्पटी प्लेट के क्षैतिज गति, यानी एक दूसरे के ऐसे समानांतर जो क्षैतिज गति होती है, पर्पटी स्लेट के क्षैतिज गति करने में
जो प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका होती है वो। आप इसको पूर्व लेसन में पढ़ चुके हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पटल विरूपण के अंतर्गत की प्रक्रियाओं में सम्मिलित है। तो आइए, हमने पटल विरूपण देख लिया। अब अंतर्जनित प्रक्रियाओं की एक महत्वपूर्ण बात और है, जो है ज्वालामुखीयता। ये क्या है तो मैं बता दूं, ज्वालामुखी आपने पढ़ लिया, ज्वालामुखी पर आपने काफी कुछ पिछले लेसन में पढ़ा है। यहां पर फिर आप ज्वालामुखीयता पढ़ने जा रहे हैं, यानी ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखीयता क्या है। देखिए, ज्वालामुखीयता के अंतर्गत लावा यानी कि पिघली हुई चट्टान या शैल जो होती है वो भूतल की ओर संचालित होती है और अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण होता है इस प्रक्रिया में। फिर से समझिए, ज्वालामुखीयता के अंतर्गत लावा यानी पिघली हुई शैलों का भूतल की ओर संचलन और अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखीय प्रतिरूपों का निर्माण। ठीक है, मैं यहां आपको एक चीज बता दूं, खासतौर से अंतर मैं बताना चाहता हूं आपको कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में अंतर क्या है। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। जैसा कि आपने देखा, ज्वालामुखीयता का अर्थ था लावा यानी पिघली शैलों का भूतल की ओर संचलन और अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखीय स्वरूपों का निर्माण। जबकि ज्वालामुखी से आशय क्या होता है, ज्वालामुखी का आशय यह है कि धरातल के उस स्थान जहां से गैसें, राख, लावा, धुआं आदि धरातल पर पहुंचता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्वालामुखीयता एक व्यापक शब्दावली है जिसमें प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, जबकि ज्वालामुखी एक छिद्र वाला स्थान है धरातल का जहां से भूगर्भ पर पिघले हुए पदार्थ आते हैं, पहुंचते हैं धरातल पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप अंतर को भली भांति समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं, इस तरह अंतर्जात प्रक्रिया और उसके अंतर्गत सम्मिलित ये दो महत्वपूर्ण बातें आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहिर्जनिक प्रक्रियाओं की। आप जानते हैं दो प्रक्रियाओं में, पहली थी अंतर्जनित प्रक्रिया, अब है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। निश्चित रूप से बाहर की प्रक्रियाएं, जैसा कि मैंने आपको इस लेसन के शुरुआत में बताया था, पृथ्वी की अंतर्जात प्रक्रियाओं की भांति ही ऊपरी सतह पर होने वाले बलों से जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, ऊपरी सतह पर होने वाले बलों से जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है उसे हम बहिर्जनिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारणों से उत्पन्न प्रवणता के कारण संचालित होती है। यानी एक तो इस पर सौर ऊर्जा का, जो सौर उष्मा या सौर ऊर्जा से जो हमको एक ये प्रेरक शक्ति मिलती है या ऊर्जा मिलती है, एक तो वो है। दूसरी जो अंतर्जनित शक्तियां हैं उससे नियंत्रित जो विवर्तनिक कारण होते हैं उससे एक प्रकार की प्रवणता यानी ढाल उत्पन्न होता है, इससे ये बहिर्जनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे आपने अपक्षय, अपर्दन, परिवहन आदि को सुना होगा, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, हम अभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं और अनाच्छादन की बात को जारी रख रहे हैं। एक छोटे से विराम के बाद मैं आपको आगे फिर से इसको समझाता हूं। तो आइए बहिर्जनिक प्रक्रिया की बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां मैं आपको बता दूं, जो ढाल युक्त सतह वाली धरातल होते हैं वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इसी बल के कारण पदार्थों का संचलन ढाल की तरफ होता है। साथ ही साथ इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र, अब वो इकाई प्रति किलोमीटर हो या प्रति
प्रति डेकामीटर हो, इस तरह से प्रति इकाई क्षेत्र पर जो अप्रयुक्त बल होता है उसको हम प्रतिबल कहते हैं। ये सारा जो अनुप्रयुक्त बल होता है वो प्रति इकाई क्षेत्रों के अनुसार निकाला जाता है, जिसे कि हम प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्रतिबल धक्का तथा खिंचाव द्वारा उत्पन्न होता है। ठोस पदार्थों में प्रतिबल जो होता है वो या तो धक्का देता है पदार्थों में, या फिर उनको एक दूसरे से अलग खींचकर करने का प्रयास करता है, इसी से प्रतिबल उत्पन्न होता है। प्रतिबल से क्या पैदा होता है? जाहिर है कि जब खिंचाव या दबाव की प्रक्रिया होगी तो धरातल में विकृति आएगी, यानी टूट फूट होगी। शैल और धरातल के जो पदार्थ होते हैं वो इसके कारण विखंडित हो जाते हैं, यानी टूट फूट जाते हैं। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के साथ आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण तथा पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। धरातली पदार्थों पर कार्य करने वाली रासायनिक क्रियाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आप समझ लीजिएगा इसको कि धरातली पदार्थों पर कार्य करने वाली रासायनिक क्रियाएं पदार्थों के कणों की जो आपसी पकड़ होती है उसको ढीला करती हैं। साथ ही साथ रासायनिक पदार्थों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो घुलनशील पदार्थों, यानी चट्टानों का जो घुलनशील पदार्थ चट्टानों में होता है उसको पिघला यानी घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण तथा बृहद क्षरण आदि का मूल कारण होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि भूतल पर अनेक प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, इसीलिए बहिर्जनिक जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी अलग अलग जलवायु प्रदेशों में भिन्न भिन्न होती हैं। तापमान और वर्षा ये विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये जलवायु से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को समझ लिया। अब इसके अंतर्गत हम अनाच्छादन को समझेंगे कि अनाच्छादन क्या होता है। सभी बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को हम अनाच्छादन के अंतर्गत ही रखते हैं, यानी जितने भी प्रकार के बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो सब अनाच्छादन के अंतर्गत ही है। तो अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत, स्ट्रिप ऑफ इसको कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रिप ऑफ यानी पर्दे को हटा देना, आवरण को हटा देना। अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, बृहद क्षरण, संचलन, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहलाती हैं, क्योंकि ये प्रक्रियाएं क्या करती हैं, ये भूपर्पटी या धरातल पर से एक प्रकार से काट छांट करके उसके आवरण को हटाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्ट्रिप ऑफ बोलते हैं। अनाच्छादन की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। जैसा कि आपको ऊपर मैंने बताया कि धरातल पर भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं जो अक्षांशी, मौसमी एवं जल तथा थल विस्तार में भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी जो अलग अलग जलवायु प्रदेश हैं ये क्यों ऐसा होता है, ये अक्षांशी विस्तार अलग अलग होने से, मौसम अलग अलग होने से और जल थल का जो विस्तार है उसमें भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु दशाएं यानी जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। जलवायु तत्व तापमान और वर्षा पर, जिसका अभी मैंने ऊपर उल्लेख किया था कि तापमान और वर्षा पर वनस्पति के प्रकार, घनत्व और वितरण आदि निर्भर होते हैं। ये बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं पर अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इस अनाच्छादन के अंतर्गत अभी आपको
बहुत सारी ये बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को पढ़ना है जो इस अनाच्छादन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर का समय पूर्ण हो रहा है, अतः मैं इसे यही समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।